हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे लूसेंट के 10वें नंबर का टॉपिक। इसके प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे संविधान को, भारतीय संविधान को जो लूसेंट की बुक से हमने डिस्कस किए उन सारा को देख सकते हैं आसान तरीके से। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किया गया, बहुत जरूरी है ये मौलिक अधिकार का शामिल होना, जब ही तो हम स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले तो मूल अधिकार होता क्या है आपको जानकारी के लिए हम बता दूं। कुछ ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं, जैसे भौतिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके, वह मूल्य अधिकार कहलाते हैं फ्रेंड्स, वह मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार क्योंकि हमको संविधान गारंटी प्रदान करता है, इसीलिए भी उसे हम मूल अधिकार कहते हैं, है ना। इसका संरक्षण होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षण करती है, आपको गारंटी है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। आपका मौलिक अधिकारों का आपका कोई हनन नहीं कर सकता। अगर हनन करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठा है, आप उसके पास जा सकते हैं। तो संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है हमें मौलिक अधिकार के लिए, इसीलिए इसे मूल अधिकार कहा जाता है। तो देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को अपनाए हैं, उठाए हैं या लिए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3, देखो भाग 1 में क्या था हमने पढ़ चुके हैं, भाग 2 में क्या था हमने पढ़ लिए हैं, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के दिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक के लिख रखा है मौलिक अधिकारों के बारे में, हर अनुच्छेद में लिख रखा है। हम हर अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इसका वर्णन क्वेश्चन आ सकता है कहां पे? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मूल्य अधिकारों का जन्मदाता भी माना जाता है। किसे? ये मैग्ना कार्टा को मूल्य अधिकारों का जन्मदाता यानी मूल अधिकारों का जन्मदाता भी माना जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, सबसे पहले ये आपको समझने वाली बात है यहाँ पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ था दोस्तों, 1215 की बात है। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेजर ने वहां के किसानों को कागज पर लिखकर कुछ अधिकार सौंपे थे, जिसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। और वहीं से सबसे पहले मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेजर ने वहां के किसानों को, वहां पे जो जगह में किसान रहते थे, वहां के किसानों को कुछ अधिकार कागज में लिखकर सौंपे थे कि ये तुम्हारे अधिकार है, जो इनको कोई नहीं छीन सकता तुमको। ये अधिकार हम तुमको देते हैं, तुम्हारी जमीन ये है, ये जो भी लिखे रहे होंगे, कुछ अधिकार सौंपे थे, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और वहीं से मूल अधिकार की उत्पत्ति मानी गई है कि किसी सम्राट ने किन्हीं लोगों को एक अधिकार दिया, तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ में आ गया? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेजर ने वहां के किसानों को कागज में लिखकर कुछ अधिकार सौंपे थे, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वही अधिकार संविधान ने हमको दिया है, इसीलिए भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को कहते हैं, मौलिक अधिकार को भाग 3 को। आगे बात करेंगे। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 352, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर
देखो, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जब भारत में मान लो, अभी तक जब एक दो बार लगा है, हम पढ़ेंगे आगे, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 52 के तहत, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर जितने भी मौलिक अधिकार है वो स्थगित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या लगा हुआ रहता है, उस टाइम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ रहता है, तो मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली स्थगित हो जाते हैं जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो ये बात यहाँ बताने की कोशिश की गई है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बनाए थे संविधान निर्माताओं ने, तो उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे। इन्होंने 7 मौलिक अधिकार लगे थे। लेकिन क्या हुआ, इनको बाद में ऐसा लगने लगा, देखो संपत्ति के अधिकार को पहले इन लोग को ये लगता था कि संपत्ति का अधिकार जो है ये, देखो हम पढ़ते हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन किंतु वर्तमान में 6 रह गए हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19A, है ना, तो संपत्ति का अधिकार कहां पे लिखा हुआ था, अनुच्छेद 31 में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का बोलेंगे या 300A बोल सकते हैं, तो 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। कानूनी अधिकार या विधि अधिकार बनाकर रखा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जब संविधान बनके तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे, लेकिन एक को हटा दिए। किसको हटाए, संपत्ति के अधिकार को हटा दिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार या विधि अधिकार बनाकर रखा गया है। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन, 44 में ज्यादातर कई सारी चीजों को हटाए हैं, तो 44 याद रखना है, और इसको 42वां मत समझना, 42 में बहुत सारी चीजों को जोड़े हैं, है ना, तो ऐसा याद रख सकते हैं आप। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निस्थगित कर उसे कानूनी अधिकार या विधि अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इस प्रकार संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखो ये जैसा है ना वैसे ही अंग्रेजों के टाइम पे था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहे कि नहीं, हम इसको मौलिक अधिकार में रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को। तो कोई भी केस कर सकता था सरकार के ऊपर कि ये मेरी संपत्ति है, इसमें मेरा ही हक है, तो उसको हटा के विधि अधिकार बना दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार विधि अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कानून फैसला करेगा कि ये संपत्ति किसकी है, किसको जाएगी, क्या जाएगी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बाद में संशोधन हुआ था। तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, याद रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 कौन से तो देखते हैं। समानता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के लिख रखा है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक लिख रखा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक के स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 से 22, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण होता था पहले, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में लिख रखा है, याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा 31 वाले को तो हमने हटा दिए। 31 वाला जो था वो संपत्ति का अधिकार था। देखो ये संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300A में विधि अधिकार बनाकर रखा गया है। तो ये पूरे अनुच्छेद आपको याद रखना है। ये 6 समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इनको आपको ये अनुच्छेद याद रखना है, कहां से कहां तक दिया है करके पेपर में आ सकता है। यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको इसको समझा रहा हूं। तो समझ में आया दोस्तों। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम वो नोट को पढ़ेंगे कि
क्या है उसका मतलब, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मौलिक अधिकारों की हिस्ट्री ये है। तो देखो, मौलिक अधिकारों की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले ऐसा पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक 1895 में करी थी। सबसे पहले जब सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में किए थे। स्वराज विधेयक 1895 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। तो 1928 में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था एक, देखो यहां लिखा हुआ है नोट, 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, कि हमको कुछ मौलिक अधिकार चाहिए, है ना। 1931 की बात है, हमारे भी तो कुछ मौलिक अधिकार चाहिए, तो मौलिक अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये जो मूल अधिकारों का प्रारूप जो कैसा रहेगा, उसका जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ये पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री समझ में आ गई इसकी। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक 1895 में किया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, तो उसमें भी इसकी मांग की गई थी। उसके बाद कराची अधिवेशन जो हुआ था, कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, तो वहीं पे भी घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये समझ में आया, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मौलिक अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? तो राज्य प्रदान करता है। तो राज्य के लिए एक प्रकार की प्रकृति कैसी है? ये तो नकारात्मक है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कौन कर सकता है? राज्य ही कर सकता है। तो राज्य के लिए इसकी प्रकृति कैसी है? तो नकारात्मक है, याद रखिए। और इसका उद्देश्य क्यों लाया गया था मौलिक अधिकार? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए मौलिक अधिकार को लाया गया था। तो मौलिक अधिकार से समझ में आया, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कभी पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलिक अधिकार हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने संविधान सभा पढ़े थे ना, संविधान सभा में हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार समिति की अध्यक्षता किसने करा था, या मौलिक अधिकार कमेटी जो बनी थी, मौलिक अधिकार कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और एक उप समिति भी बनी थी, मौलिक अधिकार की उप समिति। तो उप समिति की अध्यक्षता किसने किया था पूछा जा सकता है। तो जे बी कृपलानी, ये हमने संविधान सभा पढ़े हैं, वहां पे पढ़े थे। जे बी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी उप समिति की, और मूल अधिकार समिति की अध्यक्षता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। तो ये नाम याद रखना है इनका, है ना। तो ये समझ में आया मौलिक अधिकार क्या होता है। ये हमारे अधिकार होते हैं व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए। बिल्कुल, ये अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो अति आवश्यक है, हमारी जीवन में जीने के लिए अति आवश्यक है। भौतिक विकास करने के लिए, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, है ना, मूल अधिकार कहलाते हैं, है ना। मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसे संविधान इसकी गारंटी भी प्रदान करता है कि इसका हनन अगर आप कोई करता है तो आप को हम सहायता देंगे, यानी आप कोर्ट में आ सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जा सकते हैं, है ना। क्योंकि राज्य ही हमारे से मौलिक अधिकार छीन सकता है, उसके अलावा कोई नहीं छीन सकता। तो राज्य के लिए इसकी प्रकृति नकारात्मक है, और संविधान इसकी हमको गारंटी भी प्रदान करता है कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कहाँ से कहाँ तक क्या अनुच्छेद है। देखो अब यहाँ से चालू होता है क्या, समांतर का अधिकार 14 से लेके 18, लेकिन 14 से 18 चालू होता है। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या पढ़े, भाग 3 में 12 से 35 तक दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 12 और 13 तो रह गया ना। 12 और 13 14 से चालू हुआ है समानता का अधिकार। तो 12 और 13 अनुच्छेद को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। तो देखो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन
कौन कर सकता है? तो राज्य कर सकता है। तो राज्य क्या है? तो उसके बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य आखिर में है क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान द्वारा मूलभूत अधिकार देने का उद्देश्य यह था कि लोगों को राज्य की कार्यवाही के सामने रक्षण देना। मूलभूत अधिकार 14 से शुरू होते हैं, जो यानी अब हमारे मौलिक अधिकार है ये 14 से शुरू होते हैं, लेकिन उसके पहले अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ध्यान रहे, राज्य की परिभाषा संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 और भाग 4 अनुच्छेद 36 में भी दी गई है राज्य की परिभाषा। तो यहाँ पे लिखा है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 इस भाग में जब के संदर्भ में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। इसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस परिभाषा में समावेश किया गया है कि राज्य माना जाएगा और उसके कार्रवाई के खिलाफ आप अधिकारों का रक्षण करने की मांग कर सकते हैं। तो निम्नलिखित राज्य में समावेश होते हैं। तो राज्य में कौन कौन समावेश होते हैं? तो राज्य की सरकार, जिसमें सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, सेना, तमाम जाहिर क्षेत्र और संस्थाएं भी होती है ना। संसद होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। राज्य सरकार की भूमिका में मंत्री, मंत्रालय, सचिव, कम से कम वहां काम करने वाले लोग, बहुत नियम आदि ये सब पढ़ सकते हैं आप। राज्य विधानमंडल, जिसके अंतर्गत हर राज्यों के विधानमंडल शामिल होते हैं, सदस्य लिखा हुआ है। और स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका, पंचायत, ये सब भी अगर आपका हनन करती है। और ये स्थानीय पदाधिकारी जैसे कि कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकार, डॉक्टर, बस ड्राइवर आदि। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो भारत सरकार के साथ या सरकार के काम करती है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में ही आती है, कि वो राज्य की परिभाषा में ही आती है। उदाहरण के लिए बीसीसीआई जो है, ये भी 2019 में अपना प्राइवेटीकरण बताकर राज्य के दायरे से दूर रहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी राज्य की परिभाषा में समावित किया है। उपयुक्त निर्देश किसी भी संस्था द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई यदि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये डायरेक्ट बताया गया है। तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा लिखा गया है, तो राज्य में कौन कौन शामिल है, तो ये सब आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा को बताया गया है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन राज्य ही तो कर सकता है ना। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। देखिए अब आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। इसमें क्या है? मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण। इसका मैं शॉर्टकट में आपको मतलब बताता हूं कि अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही ऐसे किसी कानून बनाने से संसद या राज्य विधानमंडल पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कटौती करता हो या उसे वंचित करता हो। तो ये है ना, समझ में आ गया। मूल अधिकारों को असंगत या उसका अल्पीकरण दिया गया है। तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही ऐसे किसी कानून बनाने से किसको? संसद और राज्य विधानमंडल को प्रतिबंध लगाता है, राज्य विधानमंडल पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को काटती है या उसे वंचित करती है। और अनुच्छेद 13 के अनुसार ही न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया गया है। न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, कभी पूछा जा सकता है न्यायिक समीक्षा की बात कहाँ की गई है ना। तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा का आधार माना गया है। न्यायिक समीक्षा का आधार माना गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा की बात संविधान में कहीं नहीं की गई है, सिर्फ अनुच्छेद 13 के तहत ही उसे आधार माना गया है, उसका आधार माना गया है ना। तो पूछा जा सकता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा का आधार माना गया है अनुच्छेद 13 को। तो अनुच्छेद 13 के बारे में मैंने बता दिया। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां के बारे में दिया गया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर विधि को अवैध घोषित कर देगा। जो भी विधि संसद या विधानमंडल बनाएगी उसे अवैध घोषित कर देगा मौलिक अधिकार के खिलाफ।
तो देखो यहाँ पे ये वही लिखा है, तो देखो ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये वही अनुच्छेद 13 है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसे राज्य विधि नहीं बनाएगा जो, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। ये अनुच्छेद 13 हो गया, इसके अंतर्गत भी 1 2 3 ऐसा है ना, ये यहाँ पे खत्म, इतना ही है। तो दोस्तों वापस चलते हैं अब हमारे लूसेंट में। हम तो वापस आ गए हम मौलिक अधिकारों में। तो मौलिक अधिकार हमने डिस्कस कर लिए यहां तक हमने मौलिक अधिकारों को डिस्कस किए हैं। आपको ये याद रखना है, समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, स्वतंत्रता के अनुच्छेद कभी पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद के लेक्चर से हम समानता का अधिकार से डिस्कस करेंगे और पूरे अनुच्छेद को डिटेल में समझेंगे। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें मौलिक अधिकारों को हमने डिस्कस किए। काफी छोटा लेक्चर था, और आगे के लेक्चर हमारे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस वीडियो को भी आपको देखना है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय संविधान लूसेंट जीके की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।